गुड मॉर्निंग। और बच्चों कैसे हो? स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कैसे कैसे डिपेंडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम लोग और वो भी पढ़े थे पिछली क्लास में SN1 रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि SN1 रिएक्शन में क्या देखा गया कि SN1 रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन का रेट अपन ने 5 फैक्टर बताए कि भाई SN1 का जो रेट है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पे इंडिपेंडेंट रहता है, आपको सब बताएगी। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, बात जरा समझिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए ए पार्ट, देखिए 4 ऑप्शन है और कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की अगर अपन बात करें कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कैसे कंपेयर करेंगे, तो सीधा सा तरीका होता है कि भाई रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, क्योंकि लीविंग ग्रुप सब में CL लगा है तो लीविंग ग्रुप से इंडिपेंडेंट हो गया। यानी ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले से कार्बोकैटायन क्या बनेगा, PHCH2+, दूसरे से बनेगा PHCH+CH3, तीसरे से बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड लास्ट जो है वो बनेगा एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या कहानी क्लियर हो रही है? अगर ये 4 कार्बोकैटायन हैं और अपने को रेट ऑफ SN1 रिएक्शन निकालना है तो क्या इन चारों की स्टेबिलिटी पे बात होनी चाहिए, और अपने को पता है कि इन चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये आपको GOC में बताया गया था कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से, फिर 3 डिग्री, देन बेंजाइलिक, देन एलाइलिक। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इट इज अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है तो जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा B, चेक कर लो, B के बाद आएगा आपका C के बाद A के बाद D। इट इज अ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए, SN1 रिएक्शन का रेट ये होगा। क्लियर? और देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की अगर बात की जाए कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो क्या रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, फिर से अपन क्या बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अगर अपन देखें कि इस केस में जो कार्बोकैटायन है वो क्या बनेगा, एक ये बनेगा,
एक ये बनेगा और एक लास्ट में ये बनेगा। देखिए लास्ट कार्बोकैटायन पे थोड़ा आप नज़र दौड़ाइए, ये विनाइलिक कार्बोकैटायन है। क्या है? विनाइलिक कार्बोकैटायन, और इट इज हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो ये 2 डिग्री है। अच्छा इसमें क्या है कि 2 डिग्री के साथ साथ N का जो लोन पेयर है ये इधर बैक बॉन्डिंग करेगा, इधर O का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि N का लोन पेयर ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करता है कि O का लोन पेयर, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या O अपने लोन पेयर होल्ड करके रखेगा और N ईजिली देगा, तो N में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी अगर इसका नाम हम A1 B1 C1 D1 दे दें, तो जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी B1 देन C1 देन A1 देन D1। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है क्या वही रिएक्टिविटी हो जाएगी, यानी बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। क्या कहानी क्लियर हो रही है? तो इट इज अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। यानी अपने को देखो ये समझ में आया कि यार SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आएगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज़्यादा SN1 का रेट होगा। एक बात और समझिएगा, जैसे ये कंपाउंड हो, ये कंपाउंड हो, ये कंपाउंड हो, ये देखिए ये कंपाउंड क्या हम कहेंगे, डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। बात समझो, ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पहली बात तो यहाँ Cl के साथ जो है, Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में है तो C और Cl के जो बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो Cl इजिली अलग ही नहीं होगा। सेम केस यहाँ है, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये अलग नहीं होगा, जिससे अच्छा इसमें देखिए, इसमें अगर आप Cl हटाइएगा तो Cl माइनस हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ है, ब्रिज में है। और ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो हाईली अनस्टेबल होता था, इसका मतलब ये बनेगा ही नहीं। इसलिए इस तरह के जो एल्काइल हैलाइड हैं उनमें कोई SN1 रिएक्शन नहीं होगी। क्या कहानी क्लियर है? SN1 रिएक्शन समझ में आ गई सबको? देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं एसेंट। ये क्या है? इट इज अ बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. It is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. होता क्या है बाईमोलिकुलर का मतलब क्या है? देखिए जैसे कोई RX है और उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई, तो इससे मिलता है आपको RNU प्लस X माइनस। X माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो है चक्कर ये होता है कि बस इसमें क्या होता है, पहला स्टेप ही RDS हो जाता है। अगर पहला स्टेप ही RDS हो गया तो जो इस रिएक्शन का रेट आएगा वो क्या आएगा, KRXNU। ये देखिए, इसलिए ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मोलिकुलरिटी
2 हो गई, ऑर्डर भी 2 हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यानी पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे आपने SN1 में देखा कि SN1 में पहले कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंज होता है, देन जाके आपका रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं, सीधे X- अलग हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया एक ही साथ। तो बात जरा समझिए, अगर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए कि यार इसमें क्या होगा, तो देखिए होगा क्या कि RX या R लीविंग ग्रुप लिख दें, कोई एक ही बात है, X इज लीविंग ग्रुप। सो यहां से क्या होता है कि जब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, बात समझिए, तो जिधर से लीव करता है, क्योंकि अगर एक ही साथ होना है तो जिधर से अलग होगा उधर से तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है वो भी निगेटिवली चार्ज है, जो अटैकिंग ग्रुप है वो भी निगेटिवली चार्ज है, तो आमने सामने आएंगे तो रिपल्शन होगा। तो यहां से क्या होगा, जो लीव करेगा, और ये बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी आप ऐसे समझिए ये लीव कर रहा है और NU- ऐसे आ रहा है, देखिए क्लियर क्या भाई? तो निगेटिव चार्ज यहां मान लीजिए ऐसे, यहां मान लीजिए ऐसे, क्लियर। सो यहां से क्या होगा, एक प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट है, और यहां से आ जाएगा RNU प्लस LG लीविंग ग्रुप माइनस। अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल समझें, जैसे लाइक CH3Cl में OH- की रिएक्शन हुई, तो जब CH3Cl में OH- की रिएक्शन हुई तो जरा ध्यान समझिएगा, ये देखिए, ये है पहला स्टेप, Cl- लीव किया, OH- जस्ट पीछे से आया, यानी लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप एग्जैक्टली क्या है, 180 डिग्री पे है, देख लीजिए, यानी एग्जैक्टली बैक साइड से अटैक कर रहा है। अच्छा, ये भी पूछता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसके किस ऑर्बिटल में अटैक करता है, क्योंकि इसमें CH3Cl में कहीं कोई वैलेंसी खाली तो है नहीं। तो यहां से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करता है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करता है, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। इसी को हम लोग जो है अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, और जिससे ये आपका बन जाता है ये देखिए, और इसमें जो SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि एग्जैक्टली बैक साइड से अटैक करता है, तो इन केस ऑफ SN2 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन मतलब समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली पीछे से। इन्वर्जन का कतई लोग क्या करते हैं कि इन्वर्जन का मतलब समझ लेते हैं कि R था तो S बनेगा, S था तो R बनेगा। R से R भी बन सकता है, S से S भी बन सकता है। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि, क्योंकि जो R है वो पहली बात तो डेक्स्ट्रो और लीवो को नहीं बताता है, वो तो फिक्स निकालने का तरीका है। R लीवो भी हो सकता है, R डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि R से S बनेगा, S से R बनेगा। जनरली बन जाता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि R से S ही बनेगा, S से R ही बनेगा। क्या भाई कहानी के लिए बस याद रखिए क्या 100% इन्वर्जन होता है, इसका मतलब एग्जैक्टली बैक साइड से अटैक करता है। अब जरा बात समझिए जाए, इसके आगे कहानी समझिए कि भाई अगर अपन ये देखें कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखिए रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन द
फॉलोइंग फैक्टर्स। बात जरा समझिए, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे बात करें कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का जो मतलब SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि क्या अपन ने देखा कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो बैक साइड से अटैक करता है, यानी बैक साइड से अटैक करता है तो सीधा सा मतलब है कि ये डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पे। यानी सब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट होगा इसका, फिर 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX एंड देन फिर 3 डिग्री RX। ये देखिए, बिकॉज जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कर दोगे तो Cl अलग होगा पीछे से, C को तीनों CH3 जो है घेरे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। देख लीजिए, तो रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड में अगर 1 डिग्री है तो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखिए, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगा। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब लीविंग ग्रुप तो अच्छा होना ही चाहिए, यानी क्या अपन कहेंगे, बेटर द लीविंग ग्रुप मोर विल बी द रेट। यानी इसमें अपन ये कहेंगे, बेटर द लीविंग ग्रुप मोर विल बी द रेट। ये देखिए, बेटर द लीविंग ग्रुप मोर विल बी द रेट। यानी अगर अपन बात करें कि RI और RBr, RCl और RF, तो रेट ऑफ SN2 किसका ज़्यादा होगा। देखिए, चेक करो, क्योंकि यहाँ I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, I माइनस की, इसलिए ये रेट आ जाएगा SN2 का। क्या लिविंग ग्रुप पे समझ में आया भाई। तीसरा, थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे बात समझिए। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। SN1 में सॉल्वेंट को क्या बताया गया था। SN1 में आपको बताया गया था कि सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक, और यहां पे होता है सॉल्वेंट शुड बी पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, पोलर तो चाहिए क्योंकि CX बॉन्ड ब्रेक करना है, पोलर तो चाहिए। पोलर प्रोटिक है तो प्रोटिक सॉल्वेंट पता क्या करेगा, जो लीव कर रहा है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ ही साथ जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है यानी जो Nu- आ रहा है, क्या उसको प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड से रोक देगा। अच्छा, उसको रोक देगा, इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इसका मतलब है कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई तो क्या वो इजीली फिर अटैक
नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन घट जाएगा अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होता है तो। इसलिए सॉल्वेंट शुड बी पोलर अप्रोटिक। क्लियर भाई? ये देखिए, ये समझ में आ गया, यहां तक क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें कि यार नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि पहले स्टेप में ही यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए पुअर है तो अटैक ही नहीं करेगा। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल शुड बी, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देखिए टेम्परेचर, क्योंकि जनरली SN2 रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर शुड बी लो। ये देखिए टेम्परेचर शुड बी लो। देखिए क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब बात जरा समझिए। देखिए जैसे ये जो कंपाउंड है इस तरह के, देखिए ये SN1 और SN2 दोनों नहीं देते। चेक करो, ये SN1 तो दे देता है। देखो, डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। देखिए डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, ऐसा क्यों? देखो ये 1 डिग्री है, लेकिन बैक साइड स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है, बैक साइड स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें इतना ज्यादा है कि ये रिएक्शन SN2 नहीं हो सकती। सेम पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रिज हेड। अच्छा पिछली उसमें SN1 में ध्यान रखिएगा, SN1 रिएक्शन में यहाँ पे बॉन्ड शायद बन गया था, उसको हटाना है। ठीक है, हटा दीजिएगा SN1 रिएक्शन में। ठीक है, बाय मिस्टेक वो बॉन्ड नहीं हटाए थे। ठीक है, तो यहां से जो है डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन देख लीजिए। क्या भाई कहानी क्लियर है? क्लियर? तो क्यों नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है? ये SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। क्या भाई कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 इसका 1 मान लें। अगर इसका रेट ऑफ SN2 क्या मान लें? 1। सो अगर इसका रेट ऑफ SN2 1 मान लें तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो कंपाउंड होता है
ये देखिए, क्लियर करिए, इस तरह का जो कंपाउंड होगा उसका जो रेट होता है, ये देखिए, क्लियर कर लीजिए। अब ये हुआ कि यार इसका रेट ऐसे कैसे हो जाता है, तो बात जरा समझिए। होता क्या है इसमें कि भाई ये कार्बन है, तो ये जो है इस तरह कीटोन, तो इसमें क्या होता है कि आपको देखे होंगे कि SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि स्टेप तो एक ही है, तो रिएक्शन का रेट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ट्रांजिशन स्टेट में आपने देखा होगा कि लीविंग ग्रुप पे भी डेल्टा निगेटिव आता है और अटैकिंग ग्रुप पे भी डेल्टा निगेटिव आता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ CO लगा है तो इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या कहानी क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी तरह इसमें जो CH3Cl है उसकी लगभग रिएक्टिविटी 200 होती है, देख लीजिए। क्लियर है बात? क्लियर, देख लीजिए। तो ये अपने को कभी आ जाए, IIT एडवांस में आ ही चुका है एक बार, तो ध्यान रखिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? सो अगर अपन ने SN2 रिएक्शन पढ़ा कि यार SN2 रिएक्शन में जो है अपन ने देखा कि भाई कैसे कैसे रेट डिपेंड करता है, क्या है। अब कुछ और अपन SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में बात करें कि भाई जैसे देखो अपन ने देखा कि रेट ऑफ SN1 जो है 3 डिग्री RX, then 2 डिग्री RX, then 1 डिग्री RX, then CH3X, ये रेट ऑफ SN1 पढ़ा गया। अच्छा, रेट ऑफ SN2 जो पढ़ा गया, रेट ऑफ SN2 वो क्या पढ़ा गया? सबसे ज्यादा 3x CH3X, फिर 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, फिर 3 डिग्री RX। यानी एक बात समझ में आई कि अगर 3 डिग्री हुआ तो सबसे ज्यादा SN1 होगा, 1 डिग्री हुआ सबसे ज्यादा SN2 होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री आ गया तो 2 डिग्री दोनों के क्या है? मिड में है। तो 2 डिग्री में तो इसका मतलब हुआ कि 2 डिग्री में दोनों हो सकता है, 2 डिग्री में दोनों हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड है, क्लियर। अगर इसमें देखिए ये 2 डिग्री कंपाउंड जो है 2 डिग्री एल्काइल हेड है, वो एल्काइल हेड SN1 देगा SN2 देगा। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं, समझिए। अगर यहां पे वाटर है तो SN1 होगा, चेक करिए, एक्वस सॉल्यूशन। अगर यहां पे 75% वाटर प्लस 25% एसीटोन है, वाटर की जगह इथेनॉल भी ले सकते हैं, तो मेजर जो आएगा वो SN1 से आएगा। अगर इसमें 50% वाटर प्लस 50% एसीटोन है, सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो यहां पे SN1 SN2 दोनों होगा। अगर यहां पे 75% एसीटोन हो, 25% वाटर हो, तो जो मेजर होगा वो SN2 होगा। और अगर मान लीजिए 100% एसीटोन है तब SN2 ही होगा। ये देखिए, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में जो प्रोडक्ट होगा वो कंडीशन डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? कंडीशन डिपेंडेंट। देख लीजिए, क्या भाई कहानी क्लियर है? देखिए
क्या भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो SN1 SN2 क्लियर हो गया। जैसे अपन ने कहा कि भाई देखो, कभी इस तरह आ जाए, और इसमें जो है KOH का रिएक्शन कराया जाए, तो क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और KOH न्यूक्लियोफाइल है, तो यानी ये SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में जो इन्वर्जन का मतलब है वो ये है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है इन्वर्जन, मतलब जिधर से अलग होता है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसको ऐसे भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो गया? जिधर से Cl अलग हुआ तो वहीं अटैक किया? नहीं, ये आपस में इंटरचेंज हो गया ना, एक इंटरचेंज करना था। तो इन्वर्जन का मतलब एक इंटरचेंज, तो आप कहीं भी इंटरचेंज एक कर दो, वो तो बात एक ही है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ने के बाद थोड़ा और आगे बात करें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अगर हम ये बात करें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर की बात करें तो लाइक देखिए, R1OR2, इसका रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो यहां से क्या बनता है, आपके 2 एल्कोहल बनते हैं। ये देखिए, 2 एल्कोहल। अभी समझना है कि रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी, SN2 के थ्रू होगी, तो समझिए, if both R1 and R2 are 1 डिग्री, देन रिएक्शन जो होगी वो SN2 होगी। समझिए कैसे? मान लीजिए CH3O C2H5 का रिएक्शन H प्लस H2O18 ऐसे करा दिए, तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा ये देखिए। अब इसकी अगर मैकेनिज्म समझी जाए कि ये हुआ क्या, तो CH3OC2H5 में सबसे पहले H+ की रिएक्शन हुई। अच्छा, जब H+ की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, CH3OH पॉजिटिव और यहां से मिला आपका C2H5OH। अब क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता नहीं है क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो यहां से जब वाटर का रिएक्शन हुआ, वाटर 18, तो क्या करेगा, ये वाला पार्ट लीव करेगा, ये लीविंग ग्रुप है, और ये जो OH का लोन पेयर है यहां बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहां हो जाएगा OH पॉजिटिव CH3 प्लस C2H5OH। अच्छा, यहां से क्या होगा, H+ निकल जाएगा, जिससे CH3OH18 प्लस C2H5OH आंसर आ जाएगा। देखिए क्या भाई, कहानी क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो इफ R1 is 3 डिग्री एंड R2 is 1 डिग्री और 2 डिग्री, देन रिएक्शन क्या होगी, SN1। कैसे? देखो,
ये लीजिए, देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें ये देखिए H+ वाटर 18, तो क्या होगा यहाँ H+ अटैक करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये लीव करेगा, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल बन रहा है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें ये बनेगा CH3CCS3PH। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इसलिए SN1 रिएक्शन हो गई। यहाँ पे बन जाएगा CH3CS3OH, और फिर इसमें जो है वाटर 18 अटैक करेगा। तो वाटर 18 अटैक करेगा तो यहाँ से O18 आ जाएगा, H+ अलग हो जाएगा। क्या फाइनल आंसर दिख रहा है, देख लीजिए। क्लियर कर लेंगे ना, तो इसका फाइनल आंसर लिख देंगे ना, यहाँ O18 जोड़ देना, OH में O18 होगा। क्लियर, देख लीजिए। तो अगर कोई भी 3 डिग्री है तो पक्का SN1 होना है, यानी SN1 का मतलब होता है कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, वहां पे अपन वाटर अटैक कराएंगे। अगर आपके पास if R1 is 2 डिग्री and R2 is 1 डिग्री और 2 डिग्री, देन तब भी आपकी SN1 रिएक्शन ही होगी। SN1 रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं, और वाटर केस में आपको 2 डिग्री याद करो SN1 देता था। तो जैसे ये देखिए, सो इसका आंसर जो आएगा, देखिए अब यहाँ H+ यहाँ अटैक करेगा और SN1 है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, दोनों 2 डिग्री हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ, क्योंकि pH के साथ रेजोनेंस होगा। तो ये वाटर 18 यहाँ अटैक करेगा, जिससे इसका आंसर ये देखिए। क्या भाई समझ में आई कहानी, क्लियर, देख लीजिए। तो ये जो है अपने को क्लियर हुआ कि यार ये SN1 के थ्रू जो है, सो जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, कब SN1 होगा कब SN2 होगा, ये आपको बात समझ में आ गई। क्लियर है भाई, SN1 SN2 का ये बेसिकली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो SN1 SN2 सबको समझ में आ गया, कैसे कैसे SN1 SN2 होनी है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड अपन पढ़ ही चुके थे। अगर ध्यान रखना कभी इस तरह आ जाए, नो रिएक्शन, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कभी वाटर के साथ नहीं होगा। वैसे जनरली लोग करा देते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी SN1 देगा नहीं। और SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग। या तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, ये तो है नहीं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, या फिर जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में पढ़े थे, वहाँ पे O पे पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो लीव कर जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो वाटर वहाँ अटैक कर जाता है। क्या कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए। यहाँ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करता। अब आता है रिएक्शंस ऑफ ईथर विद HI। ये देखिए, HI के साथ ईथर की रिएक्शन, जैसे मान लीजिए R1O R2। अगर आप देखो कि R1 R2 का रिएक्शन अगर HI के साथ कराओ तो क्या बनता है, या तो R1OH प्लस R2I, ये, या फिर R1I प्लस R2OH। ये देखिए, या तो ये या तो ये।
अब ये हुआ कि कौन सा R1 I के साथ जाएगा, ये जाएगा, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इफ बोथ R1 एंड R2 आर 1 डिग्री देन रिएक्शन होगी SN2। क्लियर? इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए HI के साथ रिएक्शन हुई तो यहां क्या होगा, इससे मिलेगा CH3I प्लस C2H5OH। कैसे? अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए कि क्या हुआ होगा, तो CH3OC2H5 में पहले H प्लस रिएक्ट करेगा और H प्लस जो है O के लोन पेयर पे अटैक मारेगा, जिससे CH3OH पॉजिटिव और C2H5 बन गया। अब इसमें I माइनस का रिएक्शन होगा। अब क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री है तो SN2 होना है। SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल हमेशा उधर अटैक करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यहाँ पे। तो ये I माइनस यहाँ बैक साइड में अटैक मार देगा और ये क्या होगा, ये लीव कर गया, ये देखो। तो यहाँ से CH3I प्लस C2H5OH। क्लियर करो, क्या अभी बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। आगे देखिए, इफ R1 is 3 डिग्री एंड R2 is 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, देन रिएक्शन SN1। मतलब समझो, यानी एक साइड अगर 3 डिग्री है, दूसरे साइड कुछ भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी, SN1। कैसे? देखिए, अगर SN1 है, इसका मतलब ये देखिए, ये समझ में आया कैसे बना? SN1 है, H प्लस अटैक किया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, ये अलग हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज बन गया और इस पॉजिटिव में I माइनस अटैक कर गया। अच्छा, एक बात और, अब पिछली क्लास में बताया गया अगर पॉजिटिव बना और उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। If R1 is 2 डिग्री and R2 is 1 डिग्री और 2 डिग्री, देखिए अब बात जरा समझिए कि R1 2 डिग्री है क्योंकि HI है। अब इसमें HI देखिए होता क्या है, HI कई तरह से होता है, एक्वस HI, डाइल्यूट HI, हॉट HI, कोल्ड HI, कंसंट्रेटेड HI। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आज तक IIT में पूछा है उसमें केवल HI लिखा है, बस, और कुछ लिखा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग केवल HI की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग और बात करेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम लोग उसको HI का मतलब मानते हैं कंसंट्रेटेड HI और ये देता है 2 डिग्री SN2 रिएक्शन। क्या देता है? SN2। क्योंकि कंसंट्रेटेड HI तो I माइनस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या देगा, SN2। यानी देखिए, अगर ऐसा कर देते ध्यान से, तो यहां देखिए 2 डिग्री है और यहां पे 1 डिग्री है। क्लियर?
अगर 2 डिग्री है और 1 डिग्री है तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप जरा ध्यान समझिएगा, अगर HI की रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा CH3CH2I प्लस CH3CH3OH। कैसे हुआ समझ में आया? सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, H प्लस का रिएक्शन हुआ, H प्लस का रिएक्शन हुआ तो CH3CH2O CH3 यहाँ ये देखिए, क्लियर। अब क्योंकि SN2 होना है तो SN2 में क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंडर्ड पे I माइनस अटैक करेगा। तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड यहाँ कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए, क्लियर। तो ये वाला लीव कर गया, ये लीविंग ग्रुप हो गया, और ये जो I माइनस है वो यहाँ आके अटैक मारा, तो जिससे CH3CH2I प्लस CH3CHOH ये देखिए, अगर ये SN1 होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता और यहाँ I आता। क्या भाई बात समझ में आ गई? देख लीजिए, क्लियर क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि अगर इस तरह ईथर लिखा हो और लिखा हो हॉट HI, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। ये लो, समझ में आ गया? दोनों साइड I लगा दो, क्लियर। और देखो, यहां तक बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हॉट HI PHI प्लस CH3I, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ O का जो लोन पेयर है ना, वो pH के साथ रेजोनेंस में है। यानी अगर pH के साथ रेजोनेंस में है, यानी यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करेगा। तो इसमें चाहे आप कोल्ड HI लिखो तब भी आंसर ये आएगा, चाहे आप इसमें हॉट HI लिखो तब भी आंसर यही आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं इस तरह का कंपाउंड हो, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि दोनों साइड पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। देख लीजिए, तो क्या ईथर का रिएक्शन HI से क्लियर हो गया? देख लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे SNI। SNI का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हुआ इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो बात जरा समझिए। ये है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें है क्या, देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड है, देखिए, क्लियर। और इसमें अगर आपने
Na ड्राई ईथर का रिएक्शन करा दिया। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, Na ड्राई ईथर किस रिएक्शन का रिएजेंट था, याद करो, वुड्स रिएक्शन। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें वुड्स करा दोगे, जबकि ये वुड्स नहीं है, SNI है। क्या है, देखिए इसका प्रोडक्ट क्या है पहले आपको बता दें। इसका प्रोडक्ट जो है वो ये है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। कैसे, सबसे पहले जब इसमें रिएक्शन Na की हुई ना, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगा और सबसे पहला बन जाएगा, देखिएगा ये देखिए, अब ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और यहां लगा है लीविंग ग्रुप। तो क्या लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही कंपाउंड में है, तो ये लीव किया और ये O माइनस यहां अटैक कर दिया। यानी कि देखिए इसको बोलते हैं SNI। यानी SNI का मतलब क्या है कि लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप एक ही कंपाउंड में होना चाहिए। इसको SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात क्लियर है, देख लीजिए। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl5। रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl5। देखिए ROH का रिएक्शन जब आप PCl5 से कराते हो तो आपको मिलता है RCl, POCl3 और HCl। ये देखिए, और इसका अगर मैकेनिज्म बात की जाए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो देखो ROH एक्चुअली में क्या होता है कि जो PCl5 होता है सॉलिड फॉर्म में, वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस। रूम टेम्परेचर पे जो PCl5 होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड PCl5 में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी ना इसकी, वो PCl4 प्लस से होती है। तो यहां पे क्या करेगा, ये O का लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहां बन जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए, क्लियर, समझ में गया। O का लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो यहां O पे पॉजिटिव आएगा, ये देखिए। क्लियर, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। देखो ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, -H+, H+ क्यों निकला, PCl6 -H+ को निकाल लिया, जिससे HCl बन गया, RO PCl Cl Cl Cl। ये देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से, इसके बाद क्या होगा कि यहां O का लोन पे इसके बैक बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट करेगा, O पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड अलग होगा। जब जैसे ये बॉन्ड अलग होगा, यहाँ पे निगेटिव आ चुका है, तो यहां से Cl- निकल के यहां आता है। यानी जिससे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता है वैसे वैसे ये अटैक करता है और बन जाता है RCl प्लस POCl3, और ये है SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्लियर है, ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लो भाई, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन। क्यों, क्योंकि जितना ये अलग होता है उतना सामने से आके बॉन्ड बनता है, रिंग बन रही है, देख लीजिए। क्लियर, क्योंकि सब ज्वाइंट है तो पीछे से इसमें लफड़ा नहीं है। क्लियर है भाई। तो यहां से अगर हम ये कहें कि देखो PCl5, तो आंसर पता क्या लिखिएगा आप, ये देखिए
OH जहां है वहीं Cl आएगा, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बोलिए, समझ में आ गया? देख लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए इफ एल्कोहल इज 3 डिग्री देन रिएक्शन SN1 हो जाएगी। ध्यान रखना। कैसे? मान लीजिए रिएक्शन है। क्लियर? तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा बट रिएक्शन जो होगी वो SN1 के थ्रू हो जाएगी। अच्छा, SN1 से फायदा क्या होता है? SN1 से फायदा ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज में आपने Cl लगाया और वो कायरल हो गया तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। देखो, तो जैसे इसको थोड़ा बना दें क्वेश्चन। देखो, ये लिखेगा ऑप्टिकली प्योर है। यानी ऑप्टिकली प्योर का मतलब या तो ये R फॉर्म है या फिर S फॉर्म है, और जो प्रोडक्ट मिला ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। देख लो, समझ में आई बात? क्यों रेसमिक मिक्सचर? क्योंकि SN1 के थ्रू होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज में जो है Cl- दोनों साइड ऊपर नीचे अटैक करेगा, जिससे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लीजिए। क्लियर है? ये कहानी है। अगला देखिए, रिएक्शन ऑफ ROH विद SOCl2। ये भी SNI का ही एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे ROH का रिएक्शन अगर SOCl2 से कराया जाए तो प्रोडक्ट बनता है RCl SO2 HCl। ये दोनों गैस होते हैं। मैकेनिज्म अगर इसकी देखी जाए, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? ये देखिए, यहां पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा और इस O का लोन पेयर इस सल्फर पे अटैक करेगा। ओके, सो यहां पे क्या हुआ? Cl SO माइनस Cl OH पॉजिटिव और R। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? ये O माइनस जो होता है उसका तगड़ा प्लस आई होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सल्फर पे बढ़ेगी और Cl माइनस अलग हो जाता है। तो जब Cl माइनस अलग होता है तो H प्लस को भी साथ में ले जाता है, HCl अलग होता है, तो प्रोडक्ट इससे बनता है Cl SOOR। ये पहला है। देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए,
यहाँ पे क्या होगा समझो, ये O का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है, तो ये रेजोनेंस में, तो ये पाई यहाँ पे O पे पॉजिटिव आएगा, तो ये O और R वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला ब्रेक होगा और यहाँ से Cl माइनस यहाँ आके अटैक मारेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा RCl और SO2, और रिएक्शन कौन सी है, SNI। SNI का मतलब हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए जहां से OH अलग हुआ है वहीं Cl आया है, और इसका रेट जो है SO2 और HCl क्या गैस फॉर्म में होते हैं, तो गैस फॉर्म में है तो अलग होने लगते हैं, तो रिएक्शन की यील्ड बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाती है। देख लीजिए, अब इसमें एक बात और है कि अगर ऐसा लिखा हो ROH में SOCl2 के साथ क्या लिया हो, पायरिडीन, तो फिर RCl बनता है और ये बनता है इन्वर्जन के साथ, मतलब SN2 हो जाती है, ऐसे आप समझ लो। अगर पायरिडीन लोगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अब कैसे हो जाती है देखिए, पायरिडीन की प्रेजेंस है, प्रोडक्ट वही बनेगा RCl SO2 HCl, पायरिडीन की प्रेजेंस है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले जब ROH की रिएक्शन SOCl2 से होगी तो माइनस HCl निकलने के बाद जो बना था वहां तक बन जाएगा, याद है ये बना था, ये देखो यहां तक बन जाएगा। और जब इसमें पायरिडीन की अब रिएक्शन होती है, तो पायरिडीन क्या है कि ये है बेसिकली पायरिडीन, देखो N का जो लोन पेयर है इसमें लोकलाइज्ड होता है, तो ये N का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ पे हो गया RO SO माइनस, क्योंकि ऐसे ब्रेक किया होगा, और यहाँ Cl, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव, ये देखिए, ये देखिए। अब क्या होता है कि क्योंकि O माइनस का तगड़ा प्लस आई लग रहा है, तो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो Cl माइनस अलग हो जाता है इसमें, तो माइनस Cl माइनस अलग हो गया। जब Cl माइनस अलग हुआ तो ये देखो क्या बना, N पे पॉजिटिव, और Cl माइनस अलग तो हो गया बट उसे कोई मिला है नहीं, तो Cl माइनस वापस आ जाता है, तो जब वापस आ जाता है तो ये अलग होता है और Cl माइनस यहाँ बैक साइड से इसमें अटैक करता है, और ये कैटलिस्ट है अलग हो गया, तो यहाँ मिल गया RCl प्लस SO2 प्लस पायरिडीन, क्योंकि Cl माइनस बैक साइड बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आ रहा है तो लीविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक करेगा, तो ये हो जाएगी SN2 और इसमें हो जाएगा इन्वर्जन। क्लियर? यानी अगर कहीं इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ये देखो क्या कहानी समझ में आ गई, तो इन्वर्जन समझ में आ गया, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा। क्या भाई यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं एक इसी से मिलता जुलता रिएक्शन, उसको ही पढ़ लेते हैं, ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है? इसमें ल्यूकोस रिएजेंट होता है पहले तो ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, ये होता है ल्यूकोस रिएजेंट।
अच्छा, ये होता क्या है, इसका क्या पर्पज़ है? ये होता है जैसे प्राइम एल्कोहल का टेस्ट है बेसिकली। एल्कोहल का रिएक्शन जब एनहाइड्रस ZnCl2 HCl से होता है तो RCl बनता है। ये है ल्यूकोस टेस्ट। क्लियर? अब ये एग्जैक्टली में क्या होता है? ये जो होता है व्हाइट पीपीटी होता है। क्लियर? सो अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो, क्या लेते हो? 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल में जब हम ZnCl2 HCl का रिएक्शन कराते हैं तो RCl का पीपीटी बनता है। क्लियर? और रिएक्शन SN1 के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? SN1 के। ठीक है? RCl पीपीटी तुरंत, एट वंस। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि 3 डिग्री एल्कोहल के साथ RCl तुरंत बन जाता है। ये कहें बिगिनिंग द रिएक्शन, जैसे ही डाले खट से पीपीटी तैयार। अगर अपन 2 डिग्री एल्कोहल लें और इसमें ZnCl2 HCl लें और रिएक्शन कराएं तो RCl का पीपीटी मिलेगा, बट आफ्टर 5 to 10 minutes, आफ्टर 5 to 10 minutes फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड अगर आप इसमें 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो और ZnHCl HCl तो ये होती है नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पे इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्या वही बात समझ में आ गई? तो इसमें रेसमिक बन जाएगा। क्लियर? इसमें 5 to 10 मिनट बाद बनेगा। कहानी क्लियर हो गई? तो ये ल्यूकोस टेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं SNNGP। देखो SNNGP का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब इसमें होता क्या है? इसमें 2 केस हैं, 2 केस। फर्स्ट क्या है? क्लियर? फर्स्ट केस क्या है कि जो लीविंग ग्रुप है उसको हम मान लें अल्फा कार्बन। ओके? तो इफ बीटा कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, यानी जैसे देखिएगा भाई, ये देखिए, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। ये देखो, इफ बीटा कार्बन is directly bonded with a heteroatom containing a lone pair or negative charge of electron, ठीक है, with respect to leaving group, then it is known as SNNGP। यानी अगर इसमें आप न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस का रिएक्शन कराइए तो ये SNNGP होगी। अब होगा क्या? देखो क्या होता है कि यहाँ से Cl अलग होता है कायदे से। यहाँ अगर 14 लिख देते हैं तो और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। OH को यहाँ Cl हटा के OH आ जाना चाहिए। SN2 रिएक्शन है 1 डिग्री। लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता है कि आप ऐसे सोचो कि ये न्यूक्लियोफाइल तो क्या है? बाहर का न्यूक्लियोफाइल है, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। मान लीजिए आपके घर में नौकर ही चोर हो तो आपको बहुत आसानी से चोरी हो सकती है, क्योंकि आपने घर में बात की कि मेरे को बाहर जाना है कल, उसने प्लानिंग कर ली। लेकिन बाहर का चोर है तो जब आप गाड़ी वाड़ी लेके बाहर निकलोगे तब उसको आइडिया लगेगा कि साहब बाहर गए। तो इसका मतलब इंटरनल अटैक जो होगा वो हमेशा एक्सटर्नल अटैक से फास्ट होगा, हमेशा। तो होगा क्या इसमें एग्जैक्टली में? देखो यहाँ पे क्या होगा कि Cl- जैसा अलग होने का मन बनाया,
इस सल्फर ने खटाक से इसमें अटैक मार दिया। इसके प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, फिर मैकेनिज्म लिखते हैं। ये देखिए दोनों इसमें 1:1 में बनते हैं। कैसे बना देखो, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो CH3S CH2CH2Cl में जब OH माइनस आया तो इसने प्लान किया अलग होने का, और सल्फर ने अटैक किया, तो यहां से देखिए क्या आया, ये देखिए चेक कर लीजिए, ये अलग हुआ, ये इसका लोन पे यहां अटैक कर दिया, देखिए तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अच्छा क्या होता है कि अटैक जो है बहुत फास्ट होता है, लेकिन बहुत फास्ट होने के साथ ये जो बना ये हाईली अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो जितना फास्ट बनता है उतना ही फास्ट अलग भी होता है, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग और उस पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो जब इसमें OH माइनस आता है, अच्छा एक बात और, ये रिएक्शन जो हुई SN2 हुई, क्यों, जिधर से लीप किया उसके पीछे से जाके अटैक मार दिया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो जब यहां अपन ने कहा कि जैसे लीप किया पीछे से अटैक मार दिया तो ये बन गया SN2 हो गया। अब जब OH माइनस आया, क्योंकि देखिए ये नॉन क्लासिकल कैटायन है, अगर आपको ना पढ़ा हो तो आप सुन लीजिए, नॉन क्लासिकल कैटायन होता है जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, केवल प्लस आई माइनस आई होता है, वो जनरली रिंग में होता है। अच्छा नॉन क्लासिकल कैटायन की जो रिंग की ओपनिंग है वो क्या है, रिंग की ओपनिंग जनरली न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हम वहां से कराते हैं जहां से कार्बोकैटायन स्टेबल की पॉसिबिलिटी दिख रही हो। बट यहाँ दोनों क्या है, सेम। तो अगर सेम है तो अगर ये यहाँ से अटैक यहाँ ब्रेक किया तो ये OH माइनस यहाँ जाएगा, देखिए तो यहाँ से आ जाएगा CH3S CH2 CH2OH और ये 14 यहाँ रह गया। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता, चेक करो, तो यहाँ से आता CH3S और इधर से जुड़ जाता ये CH2 और यहाँ से आ जाता CH2OH14। ये देखिए, तो इसलिए दोनों 1:1 में बनते हैं। क्या कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए, क्लियर, ठीक है। जैसे और एक बात समझिए, ये देखिए, अब इसमें जो पॉसिबिलिटी है एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब इसमें मेजर माइनर क्या होगा, कैसे होगा, ये बात करेंगे। देखो सबसे पहले जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, ये Cl माइनस अलग हुआ, और जब ये Cl माइनस अलग हुआ तो ये S का जो लोन पेयर है वो यहां अटैक किया। देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी बनी 3 मेंबर की रिंग, यहां आ गया पॉजिटिव, इससे जुड़ा है CH3 और यहां हो गया CH2 और ये। अब इसमें जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, चेक करो। इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी हैं, कैसे, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे या फिर ये वाला ब्रेक करे। अच्छा अब ये वाला अगर ब्रेक करेगा तो देखिए CH3S, इससे जुड़ा है CH3
और यहाँ लग जाएगा CH2OH। और अगर ये वाला ब्रेक किया तो CH3S CH2 CHOH CH3। अब आपको समझना ये है कि इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि ये नॉन क्लासिकल कैटाइन की ओपनिंग है। तो नॉन क्लासिकल कैटाइन की ओपनिंग में जनरली हम वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं जहां से पॉजिटिव स्टेबल, ये मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 डिग्री और यहाँ से मिलेगा 1 डिग्री। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी यहाँ OH लगने की, यानी ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। देख लीजिए। अच्छा, वैसे तो अब अभी तक आया नहीं जो हम बात करने वाले हैं, बस सुन लीजिए। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस ये कंसंट्रेटेड होता, तो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल में जो नॉन क्लासिकल की रिंग होती है वो हमेशा लेस स्टेरिक हिंडर्ड से ब्रेक होती है। लेस स्टेरिक हिंडर्ड्स के मतलब ब्रेक होने का मतलब यहाँ से, तो ये मेजर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पेशली लिखा हो कि कंसंट्रेटेड NaOH या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जनरली वो माइल्ड होता है, डाइल्यूट NaOH होता है या फिर वाटर होता है या फिर हैलोजन होते हैं, तो हमेशा वहाँ से ब्रेक होती है जहाँ से कार्बोकैटायन स्टेबल ज़्यादा आपको दिख रहा हो। बनता नहीं है कार्बोकैटायन, लेकिन जहाँ से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा हो। केस सेकंड क्या है कि अगर गामा कार्बन पाई बॉन्डेड हो, क्या हो, गामा कार्बन पाई बॉन्डेड हो विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, वो भी SNNGP होता है। देखो कैसे, ये देखिए अल्फा बीटा गामा, ये देखिए। तो यहां क्या होगा कि यहां से जो आंसर आता है, देखिएगा, कैसे। सबसे पहले जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो ये Cl अलग हुआ, देखो ये वाला Cl अलग हुआ, ये लिविंग ग्रुप की तरह अलग हुआ, ओके। और यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक किया, ये देखो। तो इस कार्बन पे निगेटिव आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब जब इस कार्बन पे निगेटिव आया तो ये निगेटिव यहां पे अटैक मारा, देखो। तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये देखना, ये यहां पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, यहां ये आ चुका है, यहां CH2 है, यहाँ CH2 है, ये देखिए, चेक कर लीजिए, क्लियर। और जब इसमें वापस OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो OH माइनस का रिएक्शन या तो ये बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, जब यहाँ ब्रेक करेगा तो देखो यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड एरोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे ये अटैक, तो यहाँ पे ये तो हो गई रिंग, और यहां से आ गया CH2 और CH2OH, ये देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये देखिए, तो यहां निगेटिव पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आया, तो ये OH माइनस यहां अटैक करेगा, जिससे ये आएगा, ये 1:1 में बनेंगे भाई, दोनों की स्टेबिलिटी सेम, ये देखिए। तो SNNGP का दूसरा केस समझ में आ गया आपको कि SNNGP का दूसरा केस क्या होना है, देख लीजिए। ये आपस में ही क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या भाई समझ में आ गया? तो SNNGP क्लियर हो गई कि SNNGP क्या है। SNNGP के 2 केस हैं, एक बीटा कार्बन हेट्रोएटम से जुड़ा हो, दूसरा गामा कार्बन पाई बॉन्डेड हो। दोनों ही केस में जो है SNNGP होती है। क्या समझ में आ रही है? कहानी क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, पक्का?
देख लीजिए, तो ये जो है SNNGP आया। तो कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब SNI होगी, कब SNNGP होगी, यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई।